प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के किए हस्तांतरित। प्रधानमंत्री ने कहा 1.5 वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में किए गए जमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि एक देश एक मंडी मिशन के तहत अब कानून बनाकर किसानों को मंडी टैक्स से किया गया मुक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए 101 वस्तुओं की सूची की तैयार, जिनके आयात पर एक तय समय सीमा के बाद लगा दी जाएगी रोक। और केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में कहा, पूरे देश में 21 ईएसआईसी अस्पतालों को किया गया कोविड अस्पतालों में तब्दील। 2 ईएसआईसी अस्पतालों में प्लाज्मा बैंक की गई शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति किसान को 2,000 रुपए रकम दी जाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में देश भर के लाखों किसान, सहकारी समितियां और आम नागरिक शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि बीते 1.5 साल में किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। इनमें से 22,000 करोड़ रुपए कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ही किसानों तक पहुंचाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर कहा कि इस योजना से किसान अपने स्तर पर गांव में भंडारण की आधुनिक सुविधा बना पाएंगे और किसानों को फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। आज जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है, इससे किसान अपने स्तर पर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओ उनको वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश के हर जिले में कृषि उद्योग के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादकों के साथ देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इसके तहत देश के अलग अलग जिलों में गांव के पास ही कृषि उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा। यानी ये अब 2 वे चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले इनाम के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी के टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया। खेती से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक लगभग
350 कृषि स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है। ये स्टार्टअप्स फूड, पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 350 कृषि स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है। ये स्टार्टअप्स फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर, इंटेलिजेंशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरण के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से भी जुड़े हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत को देने के लिए आज रक्षा मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर अपनी तैयारियों को लोगों के सामने रखा। हालांकि आने वाले दिनों में विस्तार से और भी जानकारियां मिलती रहेंगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरणा लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिनके आयात पर एक तय समय सीमा के बाद रोक लगा दी जाएगी, ताकि भारतीय रक्षा उद्योग को उन वस्तुओं के विनिर्माण का अवसर मिल सके। आयात नहीं करने से भारत के निर्माता कंपनियां अपने डिजाइन और विकास क्षमताओं के अनुसार रक्षा सामानों का निर्माण कर सकेंगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा उद्योग सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ओर से डिजाइन और विकसित की गई तकनीक भी अपना सकता है। रक्षा मंत्री का अनुमान है कि अगले साल 6-7 सालों में घरेलू रक्षा उद्योग को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए जाएंगे। नए फैसले से सेना और वायुसेना के लिए 1,30,000 करोड़ रुपए और नौसेना के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए के सामान खरीद जाने की संभावना है। रक्षा सामान की आयात पर साल 2020 और 2024 के दौरान चरणबद्ध रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों की जानकारी देना है, ताकि वे स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने की अपनी तैयारी पूरी रखें। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। वायुयान अधिनियम के तहत जांच का आदेश दिया गया है। हरदीप पुरी ने लोगों को निष्पक्षता से जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा कि जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाएंगे। विमान का ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, डिजिटल फ्लाई डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजनीतिक प्रणाली में कोझिकोड विमान हादसे के तथ्यों का पता लगाए बगैर इस घटना के बारे में सवाल उठाना सही नहीं है। कोझिकोड एयर ऑपरेटर ने DGCA की ओर से नियमित रूप से उठाए जाने वाले मुद्दों जैसे कि रबर का जमा होना, पानी का प्रवाह रुक जाना, हवाई पट्टी पर दरार पड़ना जैसी दिक्कतों का समाधान किया है, क्योंकि इन विषयों पर चिंताएं व्यक्त करना DGCA का सामान्य कार्य है। ये इन्हें दुरुस्त करने को सख्ती से सुनिश्चित करता है। पुरी ने लोगों से संयम बरतने और गैर जिम्मेदाराना अटकलबाजी से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोझिकोड दुर्घटना से पैदा हुई स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से घटना स्थल का दौरा कर पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि उनका साहस और देशभक्ति लगातार हमें भारत को समृद्ध और मजबूत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में भारत की कोशिशें कारगर होती हुई दिख रही हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.78% हो गई है, यानी कि 69%। देश में अब तक कुल 14,80,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की बात करें तो इस समय ऐसे मामले 6,28,747 हैं, जबकि मृत्यु दर भी बेहद कम, महज 2.01% ही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि पूरे देश में 21 ESIC अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में तब्दील किया गया है। इन अस्पतालों में अब मजदूरों के अलावा कोरोना संक्रमित कोई भी व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है। श्रम मंत्रालय ESIC के नाम से पूरे देश में
49 अस्पताल संचालित करता है। ये अस्पताल मुख्य रूप से श्रमिकों के लिए चलाए जाते हैं, परंतु कोरोना काल में इन अस्पतालों में आम जन भी इलाज करा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने 2 राज्यों के ESIC अस्पतालों में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत भी की है और आगामी दिनों में देश के अन्य अस्पतालों में भी आवश्यकता के अनुसार प्लाज्मा बैंक शुरू किए जाएंगे। हम ESIC के माध्यम से पूरे देश में सभी अपने अस्पतालों में कोविड के मरीजों की सुविधाएं और सारी सहयोग मिले, इसकी चिंता कर रहे हैं। देश में कार्यरत 21 अस्पताल हैं और उन सभी अस्पतालों में कोविड के मरीजों की अलग से व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं और करीब 1500 के आसपास बेड्स हमारे हैं जिनमें हमने आइडेंटिफाई किया है इनके लिए। अभी कल ही हमने प्लाज्मा बैंक फरीदाबाद में इसकी शुरुआत की है। उस कार्यक्रम में वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहे थे और ये इस दूसरा हमारा प्लाज्मा बैंक है। पहला बैंक बसई दारापुर दिल्ली में था जो एक अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और वास्तव में हम पूरी जवाबदेही के साथ हमारा मंत्रालय और ESIC के माध्यम से हम सभी मजदूर भाई बहनों की सेवा में लगकर काम कर रहे हैं, जिससे इस महामारी का हम सही ढंग से मुकाबला कर सके। नोएडा सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की बिल्डिंग में 400 बिस्तरों के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया। गौतम बुद्ध नगर जिले के सबसे बड़े इस कोविड अस्पताल में यहां सामान्य से लेकर गंभीर लक्षणों वाले मरीजों का इलाज होगा। वहीं इस मामले में आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस अस्पताल में 400 बेड की सुविधा होगी। हालांकि फिलहाल 168 बेड की सेवाएं ही उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल का निर्माण नोएडा प्राधिकरण ने किया है। वहीं कोविड-19 के उपचार की सभी सुविधाएं टाटा समूह और बिल गेट्स फाउंडेशन ने उपलब्ध कराई हैं। अस्पताल कोविड-19 के इलाज की सभी सुविधाओं से लैस है। नोएडा के कोविड-19 अस्पताल में डायलिसिस, ICU, वेंटिलेटर और कॉलर एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बताया कि इस अस्पताल को मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही इसका फायदा बहुत से जिलों को मिलेगा। हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद के लोग यहां आकर अपना इलाज करा सकते हैं। कि इसको एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाए कोविड के लिए खास तौर से, जिसके अंदर L2, L3 की इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बेड। आसपास के जो जिले हैं जहाँ पर थोड़े से भी संसाधन कम हैं, ये ना केवल नोएडा के लिए काम करेगा, उनके लिए भी ये हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल के समकक्ष या उससे भी अच्छी सुविधाएं देने के लिए ये सक्षम है। तो ये एक उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो शुरुआत की गई है, ये नोएडा से, आपके नोएडा से बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है। कोई अगर लखनऊ के अंदर एम्स है या वहाँ पर KGMC वगैरह है, लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक तरीके से मेरी जो बातचीत यहाँ हुई है, तो ये एक एम्स की तरह ही एक बड़ी सुविधाओं देने वाला हॉस्पिटल साबित होगा। प्रयागराज के प्रधान डाकघर में प्रयाग फिलेटेलिक सोसाइटी और डाक विभाग के सहयोग से एक विशेष कवर हम मिलकर कोविड-19 को रोक सकते हैं का विमोचन किया गया। कवर विमोचन के इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा कि कवर के माध्यम से लोगों के बीच कोरोना कोविड-19 के संबंध में जागरूकता आएगी कि कैसे कोरोना को रोका जा सकता है। कार्यक्रम में इलाहाबाद डाक विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। इस कवर के जरिए कोरोना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने कैसे लड़े और जिससे हम बचे रहें, इसका प्रचार और प्रसार इसका विरूपण के माध्यम से होगा, जो लोगों को बहुत फायदेशीर रहेगा। इस मौके पे मेरे यही अपील है कि लोगों से कि इस जो फिलेटेली जो हॉबी है, जिसे किंग्स ऑफ हॉबी कहा जाता है, अपने बच्चों को उनके जो
बर्थडे होता है या कुछ भी ओकेशन होता है, उस वक्त आप डाक कवर और डाक टिकट को उनको आप गिफ्ट दीजिए, तो जिससे उनके प्रति फिलाटेली के प्रति प्रेम बढ़ेगा और इससे उनको फिलाटेली के द्वारा उनको ज्ञान का सागर भंडार पूरा हो जाएगा। मैं प्रयाग फिलेटेलिक सोसाइटी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस महामारी के दौरान कोविड-19 की अवेयरनेस फैलाने के लिए